नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बहुत सारी नई नई बातें बताई थी, याद है आपको? तो आज हम और भी अधिक बातें सीखेंगे। चलिए पहले पिछली कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन यानी कि अभ्यास कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। तो बच्चों, हमने सीखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है चक्र प्लस वृद्धि। चक्र का अर्थ है चक्कर और वृद्धि का अर्थ है बढ़ोतरी, यानी कि चक्कर वाली बढ़ोतरी को ही हम ब्याज कहते हैं। जो प्रत्येक चक्कर के बाद 3 महीने का चक्कर हो, 6 महीने का चक्कर हो या 1 साल का चक्कर हो, प्रत्येक चक्कर के पर बढ़ने वाला जो ब्याज है, बढ़ोतरी वाला जो ब्याज है, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मूलधन पर ब्याज के साथ ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन करते समय नियत समय यानी कि सशर्त समय के बाद मूलधन में जुड़ जाता है। क्या? ब्याज। मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है और फिर वो नया मूलधन बन जाता है। सशर्त समय आपका हो सकता है वार्षिक, अर्धवार्षिक यानी प्रत्येक 6 महीने में, और तिमाही यानी कि प्रत्येक 3 माह में। अर्धवार्षिक आपको याद है ना कि 1 साल में 2 अर्धवर्ष यानी कि 2 छमाहियां होती हैं, और 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 1 साल में 4 आपकी तिमाही होती हैं। तो आपने बच्चों पिछली कक्षा में रूपांतरण करना भी सीखा था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये भी बताया था कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है P 1 + r/100n, ये आपका सूत्र है। और चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना हो तो इसमें से आप P को घटा देंगे और फिर P को कॉमन ले लेंगे तो आपको ये सूत्र प्राप्त होगा। और जो आपकी 4 ये जो राशियां हैं यानी कि मूलधन, दर, समय या मिश्रधन यानी कि A, इन चारों में से किसी भी एक का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो या तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाइए अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, या फिर आप चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे यानी कि इसका प्रयोग आप करेंगे। तो इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अर्धवार्षिक छमाही दर दे रखी हो, यानी कि सवाल में यह दिया गया हो कि ब्याज 6 महीने के बाद संयोजित होगा या फिर 3 महीने के बाद संयोजित होगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो दर दी गई होगी, दर को भी छमाही में परिवर्तित करना होगा और साथ ही जो समय होगी या फिर तिमाही में कन्वर्ट करेंगे या छमाही में, सवाल के अनुसार। कि अगर आपको समय दिया गया है कि छमाही में संयोजित कर रहे हैं तो वार्षिक दर को छमाही बनाइए। यदि सवाल में दिया गया है कि 3 महीने के बाद संयोजित कर देंगे तो फिर आप वार्षिक दर को आप तिमाही बनाइए। तो वो मैंने कैसे बताया था? मैंने बताया था 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, है ना, 2 छमाही, और इसी प्रकार से 1 वर्ष में आपकी 4 तिमाही होती हैं। तो यदि आपको वार्षिक दर को, अर्धवार्षिक दर है, उसे आपको कन्वर्ट करना है 2 वर्ष कन्वर्ट करना है छमाही दर में, तो आप 2 वर्ष यानी कि 2 × 2 यानी 4 छमाही, 1.5 वर्ष यानी कि आपको इसे गुणा कर देंगे 2 से। देखिए, समय के लिए तो आप करते हैं गुणा, समय के लिए क्या करेंगे? गुणा। और दर के लिए क्या करेंगे बच्चों? आप इसे भाग। तो अगर आपको दिया गया है 2 वर्ष तो छमाही में कन्वर्ट कर रहे हैं 2 से गुणा, 2 दूनी 4 छमाही, 1.5 वर्ष 2 से गुणा यानी कि 3 छमाही, और दर कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? भाग। तो 2 सही 1/4 है, इसे भाग करेंगे 2 से। अब मैं हल करके दिखाती हूं। भाग में 2 है, बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, भाग को गुणा बनाएंगे और इसका कर देंगे व्युत्क्रम, उल्टा, 1 ऊपर 2 नीचे। तो ये बन गया आपका 9/4% अर्धवार्षिक। तो क्या समझ में आया? जब भी समय दिया गया हो, समय के लिए आप करेंगे क्या? गुणा। समय के लिए करेंगे गुणा और दर के लिए करेंगे भाग। छमाही में किससे भाग कर रहे हैं? 2 से भाग, 2 से गुणा। तिमाही के लिए बच्चों, तिमाही के लिए बताया था कि समय को आप 4 से गुणा कर देंगे। 2 वर्ष है, 2 चौक 8 तिमाही, 1/2 वर्ष है, 1/2 × 4 यानी कि काटा आपने 2 तिमाही। और दर के लिए, ये दर है प्रतिशत में, तो वार्षिक दर को यदि आपको तिमाही दर बनाना है 4 से भाग,
फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, डिवाइड में 4 है, इसके बटे में 1 मान लेंगे, भाग को बना देंगे क्या, गुणा, और 4/1 का उल्टा हो जाएगा 1/4%। 5/2 गुणा 1/4, इसे हल करेंगे, 5 एकम 5, 2 चौक 8, 5/8 त्रैमासिक, त्रैमासिक कह लीजिए, तिमाही कह लीजिए, या प्रत्येक 3 माह में कह लीजिए। तो ये आपने सीखा कि छमाही में कन्वर्ट करना है, समय को 2 से गुणा, दर को 2 से भाग। तिमाही में कन्वर्ट करना है, समय को 4 से गुणा और दर को 4 से भाग। तो ये आपको याद है। इसके साथ ही बच्चों मैंने आपको अर्धवार्षिक संयोजन, जब ब्याज आपका अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, उस बेसिस पर आपको सवाल भी पिछली कक्षा में करा दिए थे। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन का उपयोग या सूत्र का प्रयोग कैसे करें जबकि आपको ब्याज दे रखा हो, प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो हमारे पास सवाल है, 5,120 रुपए है, उनका 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से। ये वार्षिक दर है बच्चों, ये तिमाही दर नहीं है। कौन सी दर है, वार्षिक दर, और 1.5 वर्ष का, ये भी आपको वर्ष में दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो यदि आपका ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो वार्षिक जो आपकी ब्याज की दर है वो भी तिमाही होनी चाहिए, और जो समय है वो भी आपका तिमाही होना चाहिए। दर भी तिमाही और समय भी तिमाही। तो पहले ये जो आपका बच्चों प्रश्न है ना, ये आपको आपकी पुस्तक के प्रश्न संख्या 267 पर प्रश्न संख्या 9 है। आप किताब खोलकर चेक कीजिए, ये वही सवाल है। तो अब यहां पर मूलधन आपको दिया गया है 5,120 रुपए, है ना। पहले तो हम नोटेशंस लिख लेते हैं, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, और उसके बाद हमारे जो दिए गए सशर्त समय के अनुसार अपनी दर और समय को भी परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मूलधन दिया है 5,120 रुपए, दर दी गई थी 12.5% वार्षिक। वार्षिक तो किसमें कन्वर्ट करना होगा, इसे तिमाही में। तो क्या बताया था अभी, यदि दर को तिमाही बनाना है, वार्षिक दर को तिमाही बनाना है, 4 से भाग दीजिए। तो मैंने 12.5/4, 4 से भाग दे दिया। अब ये मेरा कैसे आया मैं आपको यहां हल करके दिखाती हूं। 12.5/4, इस दशमलव को हटाया, इस दशमलव को हटाया तो यहां आ गया एक 0, और इसके बाद 5 के पहाड़े मैंने काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, यानी कि आया 25/8% त्रैमासिक या तिमाही ब्याज दर। ये आपका ब्याज दर तिमाही बन चुकी है। और समय आपको दिया है 1/2 वर्ष, तो वर्ष में समय दिया गया हो और आपको तिमाही में समय बनाना है तो क्या करते हैं हम, 4 से गुणा। तो 1/2 गुणा 4, इस 2 से ये 4 कट गया 2 पे, आपका समय आया 2 तिमाही। तो बच्चों यहां तक क्लियर है कि आपने मूलधन लिख लिया, दर को आपने तिमाही में कन्वर्ट कर लिया और समय को भी आपने तिमाही में परिवर्तित कर लिया। यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं। अब हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है ए, मतलब पहले तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए आप कहेंगे मैम मिश्रधन डायरेक्ट सूत्र भी तो है, आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं। या तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लीजिए, फिर चक्रवृद्धि जो मिश्रधन ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिएगा, a - p, याद है सूत्र। या फिर आप डायरेक्ट सूत्र निकाल कर भी इसे कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैं अभी आपको दूसरे मेथड से बता रही हूं। आपका सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि a बराबर p 1 + r/100 की घात n। अब यहां पर बच्चों p के स्थान पर रख दिया 5,120, 1 + r के स्थान पर रख दिया क्या, अब r के स्थान पर रखेंगे 25/8, तो 25/8, 8 की गुणा हुई 100 से, क्या बन गया 800। आया समझ। अब इसके बाद बच्चों यहां पर आगे और हल करना सिखाती हूं मैं आपको। तो आपने देखा कि 5,120, अब जो ये ब्रैकेट में दिया है 1 + 25/800, यहां दिखाऊं 25/800। तो इसे पहले आप 5 के पहाड़े में काटिए, 5 पंजे 25, या 5 के पहाड़े में काटिए, यह आया 160। अब दोबारा से 5 के पहाड़े में काटिए इसको,
और ये आया आपका 1/32। तो मैंने वही किया, 25/800 के स्थान पर लिख दिया 1/32। अब 1/32 1 के साथ जुड़ रहा है, 32 एकम 32 और 1 जोड़ा 33, 33/32। एलसीएम भी ले सकते हैं आप अलग से, इस मेथड से भी कर सकते हैं। सरल रूप मैंने बना लिया है, मिश्रित भिन्न एक तरह से है ये, उसको सरल बना लिया है। 5120 गुणा ये फाइनली बन गया 33/32 की घात 2। यहां तक समझ में आया ना? देखिए दोबारा एक बार देख लीजिए। मूलधन 5120 दिया था आपको, दर दिया गया था वार्षिक में, 4 से आपने भाग किया और बना लिया तिमाही। समय दिया गया था वर्ष में, 4 से गुणा किया, बना लिया आपने इसको तिमाही समय। और चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है, और इस सूत्र में आपने ए के स्थान ए निकालना है, पी के स्थान पर मूलधन, आर के स्थान पर 25/8 रखा, और हल करने के बाद हमें यहां प्राप्त हो गया है। अब आप क्या करेंगे, ये 2 बार है तो इसे 2 बार यहां पर गुणा करके दिखा देंगे। 33/32 की घात 2 है, तो 33/32 एक बार, 33/32 2 बार। समझ आया बच्चों? अब यहां पर आपको हल करना है, ठीक है? तो मैं इसे आपको हल करके दिखा रही हूं। 4 के पहाड़े में पहले काट रहे हैं, ठीक है? 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां आया 4 तिया 12 और 0 का 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपने इसे 4 के पहाड़े में काट लिया था। अब इसके बाद बच्चों, अब आप इसे 2 से काट लीजिए। क्या एक बार चेक कर ले कि हमारा सही है या नहीं? अगर आपको काटने में दिक्कत है तो 4 से इसको भाग करके देख लीजिए, लाइक दिस। 4 दूनी 8, ये आपका आया 3, हाँ गलत है हमारा, देखिए 4 अट्ठे 32 और ये आपका 0 यहां आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा आया है 1280। क्या आया बच्चों? काटने पर 4 से मैंने यहां तो आया 8 और यहां आया आपका 1280। अब दोबारा से आप इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से फिर काटेंगे, ये आपका आया 320। अब आप इसे 2 से काट दीजिए, ये आपका आया 160। अब 16 के पहाड़े में दोनों कट सकते हैं क्या? 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 10 आया, और 2 के पहाड़े में आपने 10 को फिर काटा और यहां आया 5। तो ऊपर में प्राप्त हुआ 5 33 गुणा 33, 5 गुणा 33 गुणा 33, तीनों को गुणा करने में प्राप्त हुआ 5445 रुपए। तो ये हमारा इसका उत्तर आया है। क्या आया है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। लेकिन निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, ये p इधर चला गया है, इसको हटा देते हैं, a माइनस p। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस p। a के स्थान पर रखा 5445 और p के स्थान पर रखा 5120। मैं फिर करके दिखाती हूं। यहां पर 5445 में से घटाएंगे 5120 रुपए और हमें प्राप्त होगा क्या? 325 रुपए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आया 325 रुपए। तो ये समझ में आया आपको हमने कैसे निकाला तिमाही ब्याज दर के द्वारा। अब चलिए एक अज्ञात राशि का सवाल कर ले, जैसे कि हम हर बारी करते हैं, जिसमें कि एक अज्ञात राशि दे रखी हो आपको। तो सवाल पढ़िए। सवाल है, किस ब्याज की दर से 4000 रुपए पर 9 माह में 630 रुपए 50 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से ब्याज आपका वार्षिक नहीं है, अर्धवार्षिक नहीं है, ब्याज आपका तिमाही है। तो ये बात आपको सदैव याद रखनी है कि समय भी और दर को भी आपको तिमाही में ही कन्वर्ट करना होगा, और जो भी आपको राशियां दी गई हैं उन्हें पहले लिख लीजिए। तो मैं पहले वही काम करूंगी कि इन सवालों को लिख लूंगी। अच्छा बच्चों, ये सवाल भी आपकी पुस्तक की प्रश्न संख्या 267 पर दिया गया है और ये प्रश्न नंबर 10 है। तो पहले हमने सभी राशियों को लिख लिया। मूलधन यानी कि P आपका है 4000 रुपए। दर, अच्छा दर हमें दी नहीं गई है, दर तो दी ही नहीं गई, तो हमने 8% त्रैमासिक ही मान ली, वार्षिक नहीं मानी बच्चों। क्या मान ली हमने? त्रैमासिक, क्योंकि त्रैमासिक ही हमें दिया गया था। और समय हमें दिया गया है 9 माह। अब 9 माह को जरा तोड़िए, तो 9 माह को अगर मैं तोड़ू, 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह, तो कितने 3 माह बने? 1 1 1, यानी कि 3 तिमाहियां। 9 माह का मतलब है 3
तिमाहियां। तो समय को भी आपने बदल लिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना। देखो पिछले सवाल में तो मैंने इसी सवाल को जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था उसका एक दूसरा तरीका किया था। क्या किया था कि उसमें हमने पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला और उसके बाद मूलधन घटा के चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था। लेकिन इस सवाल में मैं चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र उपयोग कर रही हूं, यह दिखाने के लिए कि आप पिछले सवाल को भी ऐसे भी कर सकते थे। इसका डायरेक्ट सूत्र लगाकर भी आप इसे हल कर सकते थे। तो अभी हम इसे ऐसे ही करेंगे। सूत्र के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र आपको दिया है, P पूरे के ब्रैकेट में है 1 प्लस R बटे 100 की घात n माइनस 1। अब इनके मानों को रख दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज जो कि दिया गया है 630 रुपए 50 पैसे, P दिया है 4000, 1 प्लस R आपको दिया नहीं गया। देखिए R यहां पे हमें पता ही नहीं है, तो R बटे 100 ऐसे ही रहेगा, n के स्थान पर 3 माइनस 1। अब देखिए ये क्वांटिटी गुणा में है, 4000 गुणा में है, 4000 कहां जाएगा, 630 के भाग में जाएगा। तो मैंने 4000 को इसके भाग में पहुंचा दिया। 630.50 बटे में 4000, 1 प्लस R बटे 100 पूरे की घात 3 माइनस 1, ये यहां पर बच गया। अब ये देखिए ये माइनस का 1 है, ये अभी आपका इस साइड जा सकता है, ये किस में आएगा आपका प्लस में, तो ये आ गया प्लस में। अच्छा ये क्वांटिटी ये कैसे बन गई, ये मैं आपको यहां पर हल करके दिखाती हूं। जैसे 630.50 बटे में 4000 है बच्चों, इस दशमलव को हटाइए और यहां गुणा में क्या लगाइए 100, क्योंकि दशमलव के बाद यहां पर 2 स्थान है। अब यहां पर इस जीरो से इस जीरो को मैंने काट दिया। अब ये 6305 बन गया है, 5 के पहाड़े में पूरा काटेंगे। मैंने बताया है पहले भी, आप भाग करके देख लीजिए यदि आपको इसको कठिन लगे तो। 5 एकम 5, 1 बचेगा और ये बन जाएगा 13, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 0 बचेगा, 5 इंक 30 और 5 एकम 5, ये बन गया देखिए क्या 1261 और बटे में आपका यहां पर क्या है 4000। 1261 बटे में, हाँ मैंने इसे 5 से काटा लेकिन 5 से इसे तो नहीं काटा, 10 को यहां क्या बचा 2, 4000 गुणा 2, तो 4000 को 2 से गुणा करिए बच्चों, क्या आएगा, ऊपर तो 1261 बन गया, 4000 गुणा 2 यानी कि क्या बच गया, बन गया 8000। तो ये क्वांटिटी ऐसे आई यहां पर 1261 बटा 8000। अब मैं इसे मिटा दूं, अब मैं इसे मिटा देती हूं। अब इसके बाद अगला स्टेप देखेंगे। अगला स्टेप है हमारा ये जो 1261 बटा 8000 बना है बच्चों, अब इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ये बना था 1261 बटा 8000 प्लस 1, ये मैं आपको बता रही हूं लेफ्ट हैंड साइड का। तो जब आपने एलसीएम लिया तो ये 8000 यहां चला जाएगा, 1261 प्लस 8000 बटे में 8000, और जब आपने 8000 और 1261 को जोड़ा आपको प्राप्त हुआ 9261 बटे में 8000। अब बच्चों 9261 कि जब आप गुणनखंड करेंगे आपको प्राप्त होगा 21 गुणा 21 गुणा 21, और 8000 के गुणनखंड करेंगे तो पता ही है 8 होता है आपका 2 का क्यूब यानी 2 का घन, और 1000 होता है आपका 10 का घन यानी कि 20 का घन ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया 21 का घन, ये बना 20 का घन, 21 बटे 20 पूरे का घन। तो ये समझ में आया कि गुणनखंड के द्वारा हमने निकाल लिया है 9261 बटे 8000 को 21 बटे 20 का घन। बराबर में क्या था राइट हैंड साइड में 1 प्लस R बटे 100 की घात 3। अब बच्चों ये आप देखेंगे आधार जो भी हो लेकिन इनकी घातें समान है। ठीक है, फाइनली देखिए ये बना। जो अज्ञात राशि होती है हम कोशिश करते हैं हमसे बाएं हाथ की तरफ रख लें, तो मैंने इस क्वांटिटी को इधर लिख लिया है और इस क्वांटिटी को इधर लिख लिया है। तो घातें समान हैं तो इनके आधार भी समान होंगे, घातें समान हैं इनके आधार भी समान होंगे। 1 प्लस R बटे 100 घातों को मैंने हटा दिया, बराबर 21 बटे 20। इस 1 को अब आप इधर ले आएंगे, किस में आएगा ये माइनस में। देखिए यहां अलग से देख लीजिए, R बटे 100 बराबर 21 बटे 20 है, तो इस 1 को यहां से हटाकर आप यहां माइनस में ले जाएंगे तो ये वही बन गया 21 बटे 20 माइनस 1। फिर आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 20 बटा 20, 21 में से 20 गया यानी कि 1 बटा 20, तो ये बन गया है R बटे 100
यहां पर करके दिखाती हूं मैं आपको। r/100 बराबर 1/20। अब यहां पर हल करके देखिए, 100 जो है चला जाएगा कहां, गुणा में, 1/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5% त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी कि तिमाही, तो ये आपकी ब्याज दर है तिमाही। और अगर आपको वार्षिक में निकालनी है तो 4 से गुणा करिए, ये बन जाएगा 20% वार्षिक। आपको दर निकालनी थी। सवाल को इस तरीके से आपको इसे हल करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। इसे आप समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कंसेप्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आई 20% वार्षिक, या तिमाही में भी लिख देंगे तो वो आपको गलत नहीं होगा, 5% तिमाही भी इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोगों पर बात करते हैं। तो इसके और उपयोग कहां कहां हो सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि हो या जनसंख्या में कमी हो, तब भी हम इस सूत्र का अनुप्रयोग करेंगे। बैक्टीरिया की वृद्धि दर, कुल वृद्धि ज्ञात करना, या फिर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना, जैसे आपका जो भी कोई भी वस्तु है उसका मूल्य बढ़ गया या घट गया, तो इसके लिए भी आप चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी आपको जनसंख्या या वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की दर वगैरह के सवाल करने हैं, तो उसके लिए आपको ये देखिए, पहले ये समझिए कि वृद्धि दर कैसे हो रही है। आप देखते हैं बच्चा पहले छोटा होता है, वयस्क बन जाता है, पौधा पहले छोटा होता है, फिर वो भी बहुत बड़ा बन जाता है। जनसंख्या किसी प्रदेश की घटती तो बहुत ही कम है, अधिक ही बढ़ती रहती है, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या, तो जनसंख्या भी हमारी बढ़ जाती है। और ये जो बढ़त है वो चक्रवृद्धि ब्याज की भांति होती है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है, और जो हमेशा बढ़ती रहती हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइड पर। तो इस प्रकार की जो वृद्धि है, जो बढ़ती ही रहती है, उसे हम कहते हैं धनात्मक वृद्धि। ठीक है, तो धनात्मक वृद्धि की दशा में आप क्या करेंगे, जो मिश्रधन का सूत्र होगा, ये मिश्रधन का सूत्र है ना, इसमें जो मूलधन है उसके स्थान पर प्रारंभिक मूल्य लगाएंगे, और जो दर है उसके स्थान पर जो भी आपको घटने की वृद्धि दर या फिर जो भी आपको दर दी गई है प्रतिवर्ष की, वो आप लगाएंगे। और n यानी कि जो भी समय अवधि आपको दी गई है आप वो वहां पर लगाएंगे। किस केस में है, अब यहाँ रुपयों पैसों की बात नहीं होगी, यहाँ जनसंख्या, बैक्टीरिया या फिर मूल्य में वृद्धि, हानि, इस प्रकार की हम लोग बातें करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। यहाँ पर एक नगर की जनसंख्या है और उसमें 6.2/3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। एक साल में इतनी वृद्धि हो रही है, 6.2/3%। अब 3 साल के बाद वहां जनसंख्या कितनी होगी, अब बतानी है आपको। 3 साल के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी कुल, जबकि वर्तमान जनसंख्या है 33,750। ये अभी की वहां की जनसंख्या है, और 3 साल के बाद आपको निकालनी है। वार्षिक वृद्धि आपको दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था, पी के स्थान पर वही रखेंगे आप, वर्तमान जनसंख्या, यानी कि इसे पी मान लेंगे। वृद्धि यानी कि आर, छोटा आर ले लीजिए, बड़ा आर ले लीजिए, सूत्र में बड़ा आर उपयोग कर रहे हैं तो आर लिख लेंगे। 6/2/3%, हल कीजिए, 3×6 18 और 2 जोड़ा 20/3%। क्या आएगा यहां पर, वार्षिक। और समय दिया है हमें 3 वर्ष, तो हमें नगर की 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है, जिसे हम a के द्वारा दर्शाएंगे। तो a बराबर p 1 + r/100 की घात n। अब यहां पर ये रुपए मैंने बताया, धनराशि की बात नहीं हो रही है, तो a के p के स्थान पर रखा आपने 33,750, r के स्थान पर 20/3 और समय के स्थान पर 3। देखिए मान रख दिए हैं अभी तो आपने, है ना। अब इसके बाद अब हमने हल करना सीखेंगे। तो हल करने के लिए देखिए, जो बटे में 3 था वो 100 के साथ गुणा हो गया, 300 बन गया। अब 0 से 0 काटा, 2 के पहाड़े में ये 15 पे काटा, 1 सही 1/15, 15 एकम 15 और 1 16, 16/15 की घात 3। अब 16/15 घात 3 यानी 3 बार गुणा करिए, 1 2 3। अब आप इसे काटेंगे, जब आप इसे इन तीनों से इसे काटेंगे तो आपको प्राप्त होगा 10, यानी कि 10 × 16 × 16 × 16 यानी कि 40,960 लोग हो जाएंगे। जैसे अभी तो है 33,750, 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 40,960
60 लोग वहां के हो जाएंगे, जनसंख्या हो जाएगी 40,960 लोग। तो अब यहां पर एक और सवाल है जो कि मैंने बताया था जीवाणुओं की वृद्धि को लेकर। जैसे कि आप देखते हैं दही में भी जीवाणु होते हैं, समय के साथ टाइम टू टाइम यदि आप उसमें मान लीजिए मीठा मिला दें या नहीं भी मिलाएं, अगर आप उसे रखे रहने देंगे उसमें जीवाणुओं में वृद्धि होती रहती है और कुछ टाइम के बाद वो आपको खट्टी लगने लगती है, तो वो जीवाणुओं की वजह से ही तो होती है। तो एक प्रकार के जीवाणु हैं, अब वो जरूरी नहीं है दही के हो, कहीं के भी हो सकते हैं, 5% प्रति घंटे की दर से, यानी अब वार्षिक नहीं दिया, 1 घंटे में ही वो 5% बढ़ जाएंगे। और प्रातः 9 बजे, सुबह 9 बजे जीवाणु थे आपके कितने, इसे काउंट करिए, यहां से आप देखेंगे कितना, 2 अरब 50 लाख, 2 अरब 50 लाख जीवाणुओं की संख्या थी। तो दोपहर के 12 बजे जीवाणु कितने होंगे, तो आपको यह निकालना है। तो 9 बजे जीवाणु है, मैंने यहां पर कॉमा लगा लिया है सुविधा के लिए ताकि हमें गलती ना हो जाए पढ़ने में लिखने में। तो यहां पर जीवाणुओं की संख्या दे रखी है और वृद्धि दर है R, 5% प्रति घंटा, घंटे के हिसाब से, और 12 बजे का तक समय। अब 9 से 12 कितने घंटे हुए, घंटे में ही समय कैलकुलेट करेंगे आप। सुबह 9 से 12 बजे तक हुए आपके 3 घंटे, ये समय हो गया आपका n के स्थान पर। अब आप यहां पर आपको a दिया है तो सूत्र में प्रयोग करेंगे p के स्थान पर जो जीवाणुओं की संख्या थी, r के स्थान पर 5, n के स्थान पर 3। फिर से 5 से आपने काटा 20 पर, 1/20, और इसे हल करेंगे 20 एकम 20 और 21/20, है ना। कितना आसान सवाल है, देखिए घात में है 3 बार खोल देंगे, 3 0 कट गई, 1 2 3, और ये 2 के पहाड़े में ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसे आप काट देंगे, 8 से काट दिया मैंने सीधा, 8 से काट के आया 3125, और जब इन चारों को गुणा कर देंगे आपका आया देखिए कितना, ये तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन गई है मिलियन में, है ना। अगर आप इसे इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपका आ रहा है कितना, करोड़। ये तो मैंने यहां फिर गलत पढ़ा होगा, ये आपका 2 करोड़ 50 लाख है बच्चों। ये क्या है, 2 करोड़ 50 लाख। अरब में नहीं है, अरब में यहां और 2 नंबर होते। तो यहां पर ये आपका आया अभी कितना, 2 करोड़, पहले 50 लाख थे, ये हो जाएंगे 2 करोड़ 89 लाख, 2 करोड़ 89 लाख 40,625 जीवाणु हो जाएंगे 3 घंटे के बाद। सोचिए कितनी मात्रा में ये लोग बढ़ रहे हैं। चलिए अब यहां पर मूल्य में घाटे की और अवमूल्यन की दर यहां पर देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी चीज आपने खरीदी, कार, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, कुछ समय के बाद, समय बढ़ने के साथ क्या इनकी जो मूल्य है आप दोबारा बेचेंगे तो जितने में आपने खरीदी थी उतने में ही बिक जाएगी? नहीं, इनके मूल्य में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इनकी जो मूल्य है वो घट जाएगा। तो समय बढ़ने के साथ वस्तुओं के मूल्य में कमी आ जाती है और इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं या फिर अवमूल्यन की दर कहते हैं। तो जैसे अवमूल्यन की दर के लिए क्या करेंगे आप, जो आपका सूत्र है मिश्रधन वाला, उसमें r के स्थान पर -r रखेंगे और फिर आप अपने सवाल को हल कर लेंगे, है ना। सिंपल, क्या करेंगे, r के स्थान पर -r रखेंगे, यानी कि +r की जगह हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में। सूत्र में इतना ही डिफरेंस आएगा। चलिए कुछ सवाल हल करके देखते हैं इसके बेसिस पर। अब राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपए में खरीदी थी, मोहन ने 1296 रुपए में खरीद ली। अब राकेश की साइकिल थी 1600 रुपए की खरीदी थी, लेकिन दोबारा बेची 1296 में खरीदी थी, ठीक है। तो साइकिल के मूल्य में किस दर से अवमूल्यन हुआ? तो क्या करेंगे बच्चों, वर्तमान मूल्य, जो वर्तमान मूल्य है 1296, 2 साल के पहले था 1600, -r में लेंगे आप -x, क्योंकि आपको पता नहीं है दर कितनी है, तो -x मान ली, समय है आपका 2 वर्ष। तो आपने इस सूत्र का प्रयोग किया, a के स्थान पर 1296, देखिए यहां a के स्थान पर 1296, p के स्थान पर जो उसका एक्चुअल मूल्य था p, और ये 2 साल के बाद घटकर इतना हो गया है। तो a 1 -x/100 की घात 2। अब आप इसे हल करेंगे 1600 को, अब आपको तो हल करना आ ही गया होगा, इतने सारे सवाल करा दिए हैं। गुणा में है 1600, बटे में आ जाएगा। अब 1296 को वर्ग रूप में जब आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वर्ग रूप में, आप इसे गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कितने पेयर आपके 2 बार आ रहे हैं, हल करने पर आएगा 36।
36/40 का वर्ग। तो यहां पर आपने वही सूत्र में लिख देंगे। देखिए यहां मैं करके भी दिखा रही हूं। 1296 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 4 बार 2 है और 4 बार आपका 3 है। तो पेयर बनाइए, 1 2, ये 2 2 के पेयर बनाए तो क्या बने 2 गुणा 2 3 गुणा 3 यानी कि 36 का वर्ग। ऐसे ही 1600 को किया आपने, तो यहां पर भी आपने पेयर बनाए है ना, ये 5 का पेयर बनाया तो आया आपका 2 2 2 5 यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 का वर्ग। अब आपने इसको रख दिया सूत्र में। अब देखेंगे क्या, घातें समान हैं, घातें समान होने पर आधार भी समान होते हैं। 36/40 1 माइनस x/100। अब x/100 माइनस का है, इसे इधर ले जाइए प्लस में, और 36/40 को इधर ले आइए माइनस में। वही किया है, एलसीएम लिया, 40 एकम 40, 40 माइनस 36 यानी 4/40, काटा तो आपको प्राप्त होगा 1/10। तो मैंने वही लिख दिया, x/100 बराबर 1/10। ये 100 आपका गुणा में चला जाएगा, 100/10 यानी कि 10% वार्षिक आपकी दर आ जाएगी। तो अवमूल्यन की दर है 10% वार्षिक। अब यहां पर एक सवाल और है, बिल्कुल ऐसा ही है, पृष्ठ संख्या 275 पर दिया गया है। मोटरसाइकिल का मूल्य है वो प्रत्येक वर्ष 5% दर से घट रहा है और वर्तमान मूल्य है 40,000 रुपए। 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है, पहले आपने लिख लिया अभी का मूल्य है 40,000, अवमूल्यन की दर है 5%, समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो आपने इसके सूत्र में प्रयोग किया, P की जगह 40,000, R की जगह -5, समय की जगह 2। अब वही हमने इसे हल किया बच्चों, 1/20, 20 एकम 20, अब घटाएंगे 19/20, यहां बन जाएगा 19। प्लस होता था तो हम बढ़ाते थे 1, अब यहां घटाएंगे 19/20। इसे आपने हल किया, 2 बार लिख लिया, 19/20 19/20, 0 0 कट गई आपकी, ये आपका कटा 200 पे और ये आपका कटा कितने पे 100 पे। जब गुणा किया आपको प्राप्त हुआ 36,100, यानी कि आपने खरीदी है अभी 40,000 रुपए में, 2 साल बाद आपकी बिकेगी कितने में? 36,100 में, वही उसका मूल्य होगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि PRN या A यानी कि मूलधन, दर, समय और मिश्रधन, इनमें से किसी भी राशि को निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वार्षिक दर को तिमाही में बदलने के लिए 4 से भाग और वार्षिक समय अवधि को तिमाही बदलने के लिए 4 से गुणा करते हैं। कोई जनसंख्या जो वर्तमान में बढ़कर वर्तमान से अधिक हो जाती है उसे धनात्मक बढ़त कहते हैं, और कभी कभी समय बढ़ने से मान कम हो जाता है उसे ऋणात्मक वृद्धि या अवमूल्यन की दर या घाटे की दर भी इसे कहते हैं। अब बच्चों और हमने क्या सीखा इसमें कि धनात्मक वृद्धि के लिए जो सूत्र है मिश्रधन का, उसमें +R रखते हैं और P की जगह पे आप प्रारंभिक मूल्य रखेंगे, दर के स्थान पर दर या वृद्धि दर और समय के स्थान पर समय। और यदि अवमूल्यन में निकाल रहे हैं तो R के स्थान पर -R और बाकी जो वर्तमान मूल्य है वो P रहेगा और दर आपकी R रहेगी। तो ये हमने करके भी देखा था, कई सारे सवाल इसके। अब आपको यहाँ पर एक बच्चों असाइनमेंट दिया गया है, ये आपको करके लाना है। कितने समय में 8% वार्षिक दर से ये आपका है 2,25,000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका ये हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही दिया गया है। ऐसे ही यहां आपको अवमूल्यन की दर से आपको ये वृद्धि है, धनात्मक वृद्धि का सवाल हो गया, और ये आपका अवमूल्यन का सवाल हो गया जो कि पुरानी सिलाई मशीन है, उसकी अवमूल्यन की दर के हिसाब से आपको सवाल हल करना है। तो गृह कार्य में बच्चों आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 262 से 276 पर दिए गए अभ्यास 11A और 11B और दक्षता अभ्यास को हल करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही प्रोजेक्ट कार्य में अपने गांव की 3 साल पहले की वर्तमान जनसंख्या और पहले की और अब की जनसंख्या पता लगाइए और ज्ञात कीजिए जनसंख्या में वृद्धि हुई है या जनसंख्या आपकी वहां की घटी है और वो कितने प्रतिशत घटी है, यानी कि आपको ब्याज दर भी आपको निकालनी है। ठीक है, आज की कक्षा में हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।